हैं आप लोग, आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा? हमने पिछले वीडियो में देखा भारतीय संविधान का इतिहास। इतिहास के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा उसको थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। चलिए, तो हमने पिछले वीडियो में देखा 1600 का राजलेख, 31 दिसंबर महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट द्वारा 217 लोगों की बनी हुई कंपनी को अनुमति मिलती है 15 वर्ष के व्यापार के लिए। फिर जेम्स प्रथम आते हैं, उन्होंने अनिश्चित काल के लिए उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा 1726 का राजलेख। फिर हम लोगों ने देखा 1757 का प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा 1764 का बक्सर का युद्ध देखा, जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो द्वारा पराजित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा 1765 से 72 का समय, जिसमें बंगाल में द्वैत शासन का प्रारूप देखा। फिर हम लोगों ने देखा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना देखी। और ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तब आपका उत्तर होगा 1774। और किस एक्ट के तहत हुई, तो उसका उत्तर होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 4 न्यायाधीश हुए, इम्पे, हाइड, लेमेस्टर और चैम्बर्स। ठीक है, जिसमें प्रमुख कौन थे? प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? इम्पे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग देखेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। चलिए देखते हैं इस एक्ट में प्रमुख क्या क्या चीजें हुई हैं। चलिए, इस एक्ट द्वारा क्या होता है? इस एक्ट द्वारा कलकत्ता की सरकार को, मैं इसलिए इसको पहले डिस्प्ले पर लिख लेता हूं ताकि आपका समय कम खर्च हो। मैं लिखूंगा, आपका समय ज्यादा खर्च होगा। ठीक है, और मेरी जो वीडियो होगी वो 14 से 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि जब छोटी वीडियो होती है तो उसमें कंसंट्रेट होता है। आप लोग जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो वो लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस एक्ट को कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी थी, उसके लिए कलकत्ता की सरकार को कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। ठीक, इससे पहले शक्ति नहीं थी। इससे पहले बंगाल अपना अलग कानून बना सकता था, बिहार अपना अलग कानून बना सकता था, उड़ीसा अपना अलग कानून बना सकता था। किंतु 1781 के एक्ट के आ जाने के बाद में कलकत्ता को यह पावर दे दी गई कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए वो कानून बना सके। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल को इसकी अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। और इसकी काउंसिल क्या मतलब? उसकी जो परिषद, उसकी जो समिति थी, उसकी जो परिषद की समिति थी, उसको भी सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जिसकी स्थापना हुई थी, उसके अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और हुई इस एक्ट में, इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है ये चीज, कि पूछ लिया जाएगा किस एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से राजस्व की अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। तो आपका उत्तर होगा सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें क्या किया गया? जो राजस्व संबंधी मामले थे उनकी सुनवाई अब सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी। अंग्रेज जितना चाहे उतना कर व्यवस्था लागू कर सकते थे, जितना चाहे उतना कर लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। तो हर चीज में कहीं न कहीं छोटी मोटी कमियां होती हैं। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को कमी को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने पिट्स इंडिया एक्ट, इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लेके आते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें भारत के क्षेत्रों पर जो अभी तक कंपनी शासन कर रही थी, अब क्या होता है? वह ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का प्रथम वैधानिक दस्तावेज होता है। ठीक है, वैधानिक दस्तावेज किसके अंतर्गत है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं। 1784
कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। जहां पहले कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे और राजनीतिक कार्य थे वो एक ही व्यक्ति कर रहा था, लेकिन अब इसके क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। अब देखते हैं कि क्रियाकलापों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे वो कंपनी के निदेशक मंडल जब कंपनी की स्थापना हुई थी 217 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई थी, जो उसका निदेशक मंडल था उसके पास पावर दे दी जाती है कि व्यापार संबंधी जो भी चीजें होंगी उसका निर्णय कौन लेगा, कंपनी का निदेशक मंडल लेगा। और राजनीतिक क्रियाकलाप थे, इंग्लैंड के 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल के पास यह पावर पहुंच जाती है। किसकी? राजनीतिक क्रियाकलापों की। राजनीतिक क्रियाकलापों की अगर हम बात करें तो सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी जितने मामले थे, सैनिकों को, कितने सैनिकों को रखा जाएगा, कितने सैनिक अंग्रेज, कितने सैनिक बाहर से बुलाए जाएंगे, अंग्रेज होंगे सेना में, और कितने भारतीय होंगे, ये सारी चीजों का जो डिसीजन टेकिंग पावर था किसके पास चला गया? इंग्लैंड के 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल के पास पहुंच गया। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद जो पहले 4 सदस्यीय हुआ करती थी वो अब 3 सदस्यीय कर दी गई। ठीक है, कितनी कर दी गई? 3 सदस्यीय कर दी गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार पर रोक लगा दी गई। क्या किया गया? कंपनी के कर्मचारियों को उपहार पर रोक लगा दी गई। अब वो किसी से उपहार नहीं ले सकते थे। ठीक है, प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, कितनी कर दी गई? प्रांतीय समिति की सदस्यों की संख्या को 4 से 3 कर दी गई तथा इन्हें प्रांत का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। जैसे बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत, उड़ीसा प्रांत, तो वहां पे क्या किया गया? एक प्रांतीय परिषद के सदस्य, प्रांतीय परिषद बना दिया गया, और जो प्रांतीय परिषद का जो सेनापति था, जो प्रमुख था, उसको सेनापति बना दिया गया। आगे बढ़ देखते हैं। जीजी, मैंने जीजी लिख दिया है शॉर्टकट में, इसका मतलब है गवर्नर जनरल। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में नियुक्त अंग्रेजों के अवैध कार्य हेतु इंग्लैंड में कोर्ट की व्यवस्था की गई। आशय ये हुआ कि किसी भी अंग्रेज अधिकारी पे जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, जिसकी स्थापना 74 में हुई, वहां पे किसी अंग्रेज के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। मुकदमा चलाया जाएगा कहाँ चलाया जाएगा? इंग्लैंड में चलाया जाएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल को युद्ध की संधि और कंपनी के डायरेक्टर से अनुमति अनिवार्य होगी। आशय क्या है? जो गवर्नर जनरल था उसको अगर कोई युद्ध करना होता था या कोई संधि करनी होती थी तो उसके लिए कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे उनसे अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया इस एक्ट के तहत। फिर आगे बढ़ते हैं, एक इम्पोर्टेंट एक्ट और है, उसको भी देख लेते हैं। 1786 के एक्ट। 1786 के एक्ट में ऐसा क्या हुआ? 1786 के एक्ट में होता है गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद, जो उसकी कमेटी थी, 4 लोगों की कमेटी थी प्रारंभ में, फिर कमेटी 3 लोगों की कर दी गई। उसमें क्या किया गया? वह कमेटी के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक है, वो उनके डिसीजन को नहीं मान सकता था। अगर उसको लगता था कि डिसीजन मानने वाला है तो डिसीजन मानता, और अगर लगता है डिसीजन नहीं मानने वाला है तो वो नहीं मानता। जब कोई डिसीजन वो नहीं मानेगा तो क्या होगा? वहां पे वह अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है, वह अपना स्वतः के निर्णयों को लागू करने का अधिकार दे दिया गया है। और क्या होता है? गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की पावर मिल जाती है, शक्तियां मिल जाती हैं। ठीक है, किसकी शक्तियां मिल जाती है? प्रधान सेनापति की। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने दोनों आपको पावर्स बताई, दोनों शक्तियां बताई कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार, और प्रधान सेनापति की शक्तियां मिल गई थी। ये दोनों शक्तियां सबसे पहले किसके पास थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास थी। किसके पास थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास थी। आगे देखते हैं, काफी प्रश्न इससे बनते हैं। पीछे की बात करें, आरो एरो की बात करें, लगभग इन्हीं बिंदुओं से, इन्हीं फैक्ट से घुमा के प्रश्न पूछेगा आपसे।
और आप गोल गोल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। 1793 का चार्टर एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कम थोड़ा सा बोरिंग है। इसको आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इसमें लय बन जाएगी आपकी और आपको पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जैसे प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी है। तो इन सब चीजों को आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बस जाएगा, लेकिन इन चीजों को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि गांव में देखिए बुजुर्ग लोग होते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, लेकिन रामायण बहुत अच्छी पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते उनका अभ्यास हो चुका होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं लोग। तो 1793 का चार्टर एक्ट में क्या होता है, कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। अभी तक उनको जो वेतन दिया जाता था वो ब्रिटेन के खजाने दिया जाता था, ब्रिटेन के खजाने से दिया जाता था। लेकिन अब क्या किया जाने लगा, अब उनको वेतन भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव पड़ी। अभी तक क्या था, अभी तक सब अलिखित था, हवाई था, लेकिन अब क्या होता है कि हर चीज के लिए एक नियम और कानून बन जाता है। ठीक है, विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। सभी कानूनों विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को था। सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता वाले को इसकी व्याख्या का अधिकार था। ठीक है, या प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड को। ठीक है, 1813 का राजलेख देखते हैं। अंग्रेजों ने बहुत कुछ किससे सीखा, पुर्तगालियों से सीखा। पुर्तगालियों से अंग्रेजों ने बहुत कुछ सीखा। पुर्तगालियों ने क्या किया, जब पुर्तगाली यहाँ भारत में आते हैं तो उन्होंने भारतीयों की स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। पुर्तगालियों को क्यों किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर जब ये पुर्तगाली भारत में रहेंगे और विवाह कर लेंगे तो यहाँ पे बस जाएंगे। ठीक है, तो हमें शासन करने में आसानी होगी। तो देखिए वो भी कुछ इसी ढर्रे पे काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी। ईसाई धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिल जाती है। ठीक है, अपने धर्म को का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो अपने धर्म का जब प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, लोग उससे जुड़ेंगे। ठीक है, तो उनको शासन करने में काफी मदद मिलेगी। आगे देखते हैं। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च किया गया। इसका भी क्या कारण है, इसका कारण ये है कि अंग्रेजों को जब अंग्रेज किसी पद के लिए अंग्रेज को अपॉइंट करना होता था, बाबू के लिए किसी चीज के लिए, तो उनको ब्रिटेन से लाना पड़ता था। ठीक है, तो उनका खर्चा ज्यादा लगता था। यहाँ भारतीय रहते थे, उन्होंने सोचा भारतीयों को पढ़ा लिखा दो, सस्ते में काम करेंगे, हमारा पैसा बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। अब कोई भी, हर व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था। कोई भी अंग्रेज चाहे तो व्यापार कर ले या कोई भी चाहे तो व्यापार कर ले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इससे हमें राजस्व का नुकसान होगा, तो राजस्व के नुकसान को दूर करने के लिए उन्होंने कहा क्या उपाय है। तो उन्होंने कहा क्या उपाय है, तो इसका उपाय यही है कि व्यापार के लिए अगर हम लाइसेंस अनिवार्य कर दो, जिसके पास लाइसेंस होगा वही व्यापार कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। तो जो गवर्नर जनरल के सदस्य थे पहले भी 4 से 3 की गई थी, फिर वही चीज की गई है। ठीक, 4 से 3 कर दी गई। कंपनी के एक खास चीज यहाँ पे हो रही है 1813 के राजलेख में, जो एग्जाम में पूछा भी गया है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछा गया है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा हुआ है, 1813 राजलेख के द्वारा हुआ है। यद्यपि क्या होता है, चीन के साथ इनका जो चाय का व्यापार होता है वो उस पर एकाधिकार
बना रहता है। यहाँ पे क्या हुआ, व्यापार का एकाधिकार खत्म हो गया। कोई भी आदमी आइए और हमसे लाइसेंस बनवाइए और हमें कर दीजिए और आप खूब ढेर सारा व्यापार करिए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने किन किन चीजों को देखा। आज के वीडियो में हमने देखा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद में 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का राज्य एक्ट। अब हम लोग कल अगले वीडियो में क्या कर देखेंगे, 1833 का एक्ट देखेंगे, 1853 का एक्ट देखेंगे। फिर ताज के अंतर्गत जो शासन हुआ है उन चीजों को हम लोग देखेंगे। हम लोग क्रम वाइज धीरे धीरे, देखिए एकदम से आप खरगोश की स्पीड में भागेंगे तो कुछ दूर भाग के थक जाएंगे और रुक जाएंगे। और धीरे धीरे आप मेरे साथ चलते रहिए कछुए की चाल में। आप एक दिन देखेगा, मेरा दावा है अगर पॉलिटी में किसी भी एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो अगर और लोग 15 करते हैं तो वहां पे आप उनसे कम से कम 4 क्वेश्चन आगे होंगे। 20 का 20 तो वादा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मैं छोटे एग्जामों की बात करूं तो जैसे एसएससी, यूपी SSC और इस टाइप के जो छोटे एग्जाम होते हैं वहां तो आपको इतना मैं पढ़ाई दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा आईएएस की बात कर सकता हूँ कि आईएएस में थोड़ा सा और इससे आपको डिस्क्रिप्टिव लेवल में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इससे एक कदम आपको नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं पॉलिटी कंप्लीट कर लूंगा, तो पॉलिटी के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं पॉलिटी का आपको मेंस भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।